जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। ट्रंप के आने में चंद घंटे रह गए हैं और इन चंद घंटों के बाद उन्होंने 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर दस्तखत करने हैं और पूरी दुनिया इस वक्त अपने अपने टेलीविजन स्क्रीनों के साथ जुड़ के बैठी हुई है कि ट्रंप क्या सर्कस लगाने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए और क्या ट्रंप के आने से पाकिस्तान को कोई असर पड़ेगा, अफेक्ट होगा। ये हम आपको आज के वीलॉग पे पूरी तफसील से बताएंगे। और गजा के अंदर अमन कायम हो चुका है। अमन के क़याम के बाद क्या सूरत हाल है गजा के अंदर, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और कुरम एजेंसी में खौफनाक ऑपरेशन जारी है और कई ऐसे इलाके जहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, मोर्चे गिरा दिए गए और वहां पे जो दहशतगर्द है उन सबको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और शायद उनको मारा भी जा रहा है। और इसके साथ साथ वहां से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। क्या कुरम एजेंसी का इशू अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, यह भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया और ये कौन सा जुडिशल कमीशन है जिससे इनकार किया और उसके बाद इमरान खान साहब ने मजीद मुज़ाकरात जारी रखने से भी इनकार कर दिया। अब डेडलॉक हो गया मुज़ाकरात का। अब ये मुज़ाकरात क्या वाकई आगे हो सकेंगे या नहीं होंगे, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और जिस जज ने इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दी है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खौफनाक कैंपेन शुरू कर दी है। आखिर उस जज का कसूर क्या है, ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये बातें, ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ है और चंद घंटे रह गए और इन घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बन जाना है। अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट होंगे ये। और उससे पहले उन्होंने 100 नोटिफिकेशंस तैयार रखे हुए हैं, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स तैयार रखे हुए हैं, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसके पास एग्जेक्टिव ऑर्डर की एक ऐसी तलवार होती है जिससे वो पूरी दुनिया को ज़िबा कर सकता है। तो इस बार ये पहले प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका की हिस्ट्री के कि जिन्होंने आने के फौरन बाद 100 यानी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर उन्होंने दस्तखत करने और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बल्कि ट्रंप ने कल रात पूरी दुनिया को ये इंफॉर्मेशन दी, बल्कि अपनी पूरी कौम को बताया कि आज के बाद आपने टेलीविजन स्क्रीन के साथ जुड़ जाना है क्योंकि रोज ही कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। तो ट्रंप एक ऐसी सर्कस लगाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सनसनी फैली हुई है। पूरी दुनिया इस बात पर परेशान है कि जब ये आएंगे तो उसके बाद होगा क्या। और एक और बड़ा सवाल जो अमेरिका के अंदर इस वक्त उभर रहा है वो सवाल यह है कि ट्रंप आ तो जाएगा, क्या ये चला भी जाएगा? क्योंकि अगर उन्होंने आइन के अंदर तरमीम कर दी, उन्होंने जो पूरी हैयत है अमेरिका के सिस्टम की उसको अगर तब्दील करके रख दिया तो मुझे लगता है फिर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज प्रेसिडेंट की तरह ताहयात प्रेसिडेंट बन जाए। और अगर ये ताहयात प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाएं कि अमेरिका का क्या बनेगा, पूरी दुनिया का क्या बनेगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये ना हो सका तो हो सकता है ट्रंप 10-12 स्टेट्स को अपने साथ मिला के एक नया मुल्क बना दें और उसके बाद उन्हें कहें कि लें जी आ जाएं, फिर निपट लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो ट्रंप इतने खतरनाक आदमी हैं कि पूरी दुनिया वाकई इस वक्त उनसे घबरा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता कर रखी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की जो तरजीहात हैं उसके अंदर पाकिस्तान किसी जगह फाल करता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर फाल करती है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जब वो इक़्तिदार संभालेंगे तो 2-3 महीने तक तो पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी नहीं आएगी। उसके बाद हो सकता है अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, बड़ी गड़बड़ हो जाए या चाइनीज के साथ को उनकी बड़ी लड़ाई हो जाए तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए और फिर उसके बाद ट्रंप पाकिस्तान को बुला के और इनसे पूछे कि दोस्तों थोड़ा की मसला है। ये उस वक्त तो हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। हाल बता जब वो गैर मुल्की जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और वो गैर कानूनी तौर पे उसके अंदर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, उनके जब वो निकालना शुरू करेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर असर पड़े। और जो वहाँ पे इस वक्त गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग हैं जिनमें मैक्सिको के लोगों की ज़्यादा तादाद है, क्योंकि वहाँ पे ट्रंप ने फ़ौज लगाने का फैसला कर लिया है। जो मैक्सिको का बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर है, उसके ऊपर जब वो फ़ौज तैनात करेंगे और उन्हें गोली मारने का इख्तियार देंगे तो फिर मुझे लगता है कि जो मैक्सिको से गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर आते हैं तो वो सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पर अमेरिकन फ़ौज होगी और वो गोली तक मार सकेगी जो लोग वहाँ से सरहद पार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पूरे अमेरिका के अंदर वो तमाम लोग जिनके पास कागजात पूरे नहीं, उनको चुन चुन के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बाहर निकालेंगे और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी तले जाएंगे।
तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बुरी खबर तो यह है कि ट्रंप आ गया है और अब जो अमेरिका के अंदर जिन जिन के कागजात पूरे नहीं हैं वो अपनी खैर मना लें, क्योंकि ये उनको वहाँ से निकाल देंगे। और हो सकता है जो उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि इससे पहले जो बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता था वो अमेरिकन नेशनल समझा जाता था और ट्रंप इसके खिलाफ हैं, हो सकता है वो वाकई ये कानून बना दें और उसके बाद जितने बच्चे वहाँ पर पैदा हों और अगर उनके वालिदैन गैर कानूनी होंगे तो बच्चा भी गैर कानूनी तस्लीम किया जाएगा और उसे भी वापस भिजवा दिया जाएगा। ये कानून भी ट्रंप पास कर सकते हैं। लिहाजा ट्रंप से मेरा ख्याल है घबरा के पूरी दुनिया को अल्लाह ताला की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप हो सकता है पूरी दुनिया की मत मार के रखते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि गजा के अंदर अमन कायम हो चुका है और जो बाइडन ने जाते जाते ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, बल्कि ये कहा जाता है कि इसराइल ने यह कदम उठाया क्योंकि इसराइल को खतरा था कि ट्रंप आके कोई ऐसा फैसला न कर दे जो इसराइल के लिए खतरनाक हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात अरबों के साथ भी हैं। तो इसराइल ने घबरा के जो बाइडन की तरफ देख के जो बाइडन को अपने एतमाद में लेके ये मामला सेटल किया ताकि ट्रंप के शर से वो महफूज हो सके। बहरहाल अमन इस वक्त कायम हो चुका है। गजा के अंदर 15 महीने का ये जंग थी। 15 महीने के दौरान 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए और उसके अलावा कोई ऐसी इमारत गजा के अंदर नहीं है जो सलामत रही हो। इस वक्त वहाँ पे बर्बादी और तबाही है, लेकिन बहरहाल जब गोलाबारी रुकी है तो उसके बाद लोगों ने बाहर निकल के मसाजिद बनानी शुरू कर दी और अपने अपने घरों का मलबा उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ से जो इस्लामी मुल्क है उनकी तरफ से 640 अमदादी ट्रक्स जो हैं वो गजा पहुंच चुके हैं। वहाँ पे लोगों के लिए खैमे पहुंच गए हैं, दवाएं पहुंच गई हैं और इसके साथ साथ जो कपड़े हैं वो भी वहाँ पे पहुंच गए हैं और बाकी खाने पीने का सामान वो भी पहुंचा दिया गया। और साथ ही फ़लस्तीनियों की तरफ से 90 इसराइली जो यरगमाली थे उन्हें रिहा कर दिया गया और इसराइल की तरफ से भी इसके जवाब में 90 यरगमाली जो उनको रिहा कर दिया गया है। फ़लस्तीन की तरफ से फिगर्स आ गए, उनका ये कहना है कि 69 उनके अंदर ख़वातीन थी, जबकि 21 उनके अंदर लड़के थे, नौजवान टीनेजर्स से, जिनको रिहा कर दिया गया। बहरहाल गजा में एक अच्छी सूरत पैदा हो गई है और जो बाइडन को मेरा ख्याल है फ़लस्तीन भी सलाम कर रहा है और आलम इस्लाम भी इस वक्त सलाम कर रहा है और साथ साथ इसराइल भी उनका ममनून है कि जाते जाते उन्होंने ये मामलात हल कर दिए। आने वाले दिनों में क्या होता है वो ट्रंप जाने और मेरा ख्याल है इसराइल जाने, क्योंकि ट्रंप आराम से बैठने वाले नहीं है। हो सकता है उनका कोई एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दोबारा पूरे फ़लस्तीन के अंदर जंग छेड़ दे और उसके बाद दोबारा हज़ारों की तादाद पे लोग मारे जाएं। अल्लाह मेरा ख्याल है ट्रंप से भी पूरी दुनिया को बचा के रखे। जनाब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में कुरम एजेंसी के अंदर इस वक्त खौफनाक किस्म का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में FCB इन्वॉल्व है, अफवाज पाकिस्तान के दस्ते हैं। वहाँ पे भारी हथियारों के साथ अफवाज पाकिस्तान गई है, पुलिस उनकी मदद कर रही है। पुलिस बता रही है कि कहाँ कहाँ किस किस का मोर्चा है। और इसके अलावा इससे पहले क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज जो हम अपने पहले खुफिया इदारे कह लेते हैं, खुफिया इदारों ने वहाँ पर ठीक ठाक रैकी की हुई है, वो निशानदेही उन्होंने की हुई है कि कहाँ पर किस जगह पर क्या क्या कुछ होता रहा है। तो वहां पे भी अफवाज पाकिस्तान के दस्ते पहुंचे हैं। वहां जितने मोर्चे थे उन सबको गिरा दिया गया, उनको बुलडोज कर दिया गया, उनके ऊपर बुलडोजर फेर दिए गए और साथ वहां पे एक झंडा लगा दिया गया पाकिस्तान का कि खबरदार दोबारा यहां पे कोई मोर्चा लगा। इसके अलावा बगन में जहां पे पिछले दिनों को 35 ट्रक जला दिए गए थे और वहां पे 10 लोगों को शहीद कर दिया गया था। वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया और जो शख्स भी वहां से बाहर निकलता है उसको गोली मारने का हुक्म इस वक्त है। लिहाजा बगन के अंदर लोग चुप करके अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, महसूर हैं और कोई शख्स अपना सर बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। जितने शरपसंद थे वो फौजी ऑपरेशन से पहले ही इलाके से निकल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान उनको तलाश कर रही है। नकल मकानी बड़े लेवल पे शुरू हो चुकी है। 4 उनके इलाके हैं कुरम एजेंसी के जहाँ से इस वक्त नकल मकानी जारी है और ये सब लोग हंगू पहुंच रहे हैं जहां पे 4 कैंप्स लगे हुए हैं और उन कैंप्स में इन सब लोगों को ठहराया जा रहा है। वहां पे कमलों का बंदोबस्त हो गया है, वहां पे खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है, इसके साथ साथ वॉशरूम का बंदोबस्त भी हो गया है। 1000 लोगों के वहां पे सेटलमेंट का बंदोबस्त इस वक्त गवर्नमेंट ने किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि इन लोगों की तादाद में इजाफा हो सकता है इस सर्दी में 2-2.5 हज़ार लोग हंगू पहुंच जाएं। लिहाजा गवर्नमेंट ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और गवर्नमेंट मजीद एक्टिव कर रही है सारे सिस्टम को। बहरहाल अगर ये मामला ख़त्म हो जाता है तो ये 100 साल पुराना इशू होगा जिसे रियासत पाकिस्तान बिल आखिर हल करेगी। और इसके बावजूद मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वहाँ पे कंटोनमेंट भी बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ FC के इजाफी दस्ते भी वहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मल्टीपल इशूज़ हैं। एक तो वहाँ पे ट्राइबल जंग है,
जो 100 ईयर्स से जारी है। फिर वहाँ पे फिरका वारियत है और 2 फिरकों की लड़ाई भी है, और इसके साथ साथ वहाँ पे 2 बैरूनी दूसरे ममालिक का इन्फ्लुएंस भी है, यानी अफगानिस्तान से लोग भी वहाँ पे आते हैं और ईरान से लोग भी आते हैं। तो वो 2 जो हमसाये मुल्क हैं उनका असर भी उस इलाके के अंदर है, ट्राइबल लड़ाई भी है और 2 फिरकों की लड़ाई भी है। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान का मुस्तकिल रहना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये बंदोबस्त अब किया जाएगा ताकि वहाँ पे सड़कें दोबारा इस किस्म की हालात का शिकार ना हो। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगले 3 दिनों के अंदर वो 100 के करीब वहाँ पे ट्रक्स पहुँचाएंगे, और जिसके अंदर खुराक भी होगी, अद्वियात भी होगी, और इसके साथ साथ अनाज भी होगा, फिर और उसके साथ साथ पेट्रोल भी होगा, और बाकी चीज़ें जिनकी ज़रूरत उस इलाके को है वो सारी चीज़ें होंगी। 100 के करीब ट्रक आने वाले दिनों में जाएंगे, और अब उन ट्रकों को अफवाज पाकिस्तान वहाँ पर बाहिफाजत पहुँचाएगी। और किसी शख्स ने अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है उनके साथ सख्ती से निपटने का फैसला हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक मुज़ाकरात का अमल जारी था वो डेडलॉक का शिकार हो गया है। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। गवर्नमेंट ने उसकी जो तोजी दी है, जो उसकी वजाहत की है, उसमें 3 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता ये है कि 9 मई का जो वाक़या है उसके अंदर लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हुई है, कई लोगों के केसेस अदालतों के अंदर चल रहे हैं, कई लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं। तो जब सज़ा याफ्ता हो चुके हैं लोगों का केस अदालतों के अंदर चल रहा है, तो फिर जुडिशल कमीशन कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर चुकी है कि हमारे वर्कर्स थे ही नहीं, तो जब इनके वर्कर्स नहीं हैं तो फिर इनको परेशानी क्या है। अगर किसी को सज़ा हो रही है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डरने की, घबराने की या शोर करने की क्या ज़रूरत है। और तीसरा ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन 9 मई का बनाया जा रहा है उसके TORs तय नहीं है। या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहनुमाई करे कि उनके TORs क्या होंगे। अगर कोई रहनुमाई हो जाती है तो हो सकता है इसको कंसिडर किया जाए, लेकिन सरदस ये गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है। ताहम 26 नवंबर के बारे में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फहरिस्तें दे दें कि कौन से लोग शहीद हुए हैं, उनका बायोडाटा क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से लोग मिसिंग हैं वो दे दिया जाए, उनका बायोडाटा, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके रिहाइश के पते, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनका अगर डाटा भी दे दिया जाए तो इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बन सकता है, इस पे प्रोसीड हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज अदालत के अंदर अपने गौहर खान साहब और बाकी सब लोगों को कह दिया है कि बस गवर्नमेंट से कहना है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसने जुडिशल कमीशन बनाना है, और अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो फिर मुज़ाकरात की चौथी सीटिंग नहीं होगी। तो इमरान खान साहब की तरफ से जवाब आ गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना जवाब तैयार करके स्पीकर को भिजवा दिया है। स्पीकर साहब किसी वक्त भी उसे अनाउंस कर देंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतालबा किया जाएगा कि जनाब हम चौथी सीटिंग के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, लिहाजा मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो मामला चला था अब वो मामला रुक गया है। दूसरी तरफ से अलीमा खान साहबा ने क्लेम किया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो मुज़ाकरात रोके गए हैं या ये जो मुझे सज़ा दी गई है उसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं डील करूं, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। तो उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया है, लिहाजा मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ सकते। जनाब, इसके साथ साथ जज नासिर जावेद राना साहब हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई है, और ये बड़ा लंबा केस चला है। जो इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं सबसे ज़्यादा अरसा इस केस ने लगाया। 100 के करीब यहाँ पे हेयरिंग्स हुई, बल्कि अगर जो फैसला महफूज हुआ था उसके बाद की हेयरिंग्स को भी मिला लिया जाए तो 106 हेयरिंग्स हुई हैं। 106 हेयरिंग्स के बाद इस केस का फैसला आया। इसमें किसी जगह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जज का जो कंडक्ट है, जज का जो माजी है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया, बल्कि जब ये फैसला महफूज हुआ था और फैसला सुनाया नहीं जा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रहे थे कि जज साहब फैसला सुनाओ, साडा फैसला ऐथे रख। इस टाइप के उनके रवैये होते थे। लेकिन उसके बाद जब फैसला आया तो अचानक इमरान खान साहब को पता चला कि ये जज बाइस्ड हैं, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। इनके खिलाफ बाकायदा तहकीकाती कमेटी बैठी थी, और उस कमेटी ने कह दिया कि जज साहब जो हैं वो फेयर नहीं है। एक 2004 का एक इशू था जिसके अंदर ज़ाहिर इन्होंने एक फ़ैसला दिया था, फिर वो फ़ैसला कंट्रोवर्शियल हो गया और वो अल्टीमेटली बहुत हायर पोजीशन पे जाके उसके बारे में डिसप्लेयर एक जज साहब के बारे में जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब को 106 हेयरिंग के दरमियान ये चीज़ ना तो किसी ने बताई,
ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद आई। जब फैसला आ गया तो उसके बाद अचानक ये पता चला कि जज साहब तो मुतनाज़ हैं, जज साहब तो ठीक ही नहीं है और जज साहब जो हैं इनके खिलाफ कंपेन चलनी चाहिए, जज साहब का एहतसाब होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा को पोस्टर्स बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने शुरू कर दिए हैं कि ये जो जज है इनके ऊपर तो 3 एलिगेशंस हैं, ये तो फेयर ही नहीं थे और गवर्नमेंट ने जानबूझ के या अदलिया ने जानबूझ के इन्हें यहाँ पे लगाया ताकि इमरान खान साहब को सजा दे सके। भाई अगर ये बात दुरुस्त थी तो आप इससे पहले जाग जाते, आप इनके खिलाफ एक दरख्वास्त दे देते हाई कोर्ट के अंदर, आप ये कह देते कि देखें जी ये बाइस्ड हैं और ये हमारे खिलाफ फैसला देंगे तो हमें ये जज कबूल ही नहीं है। तो जब आप दूसरे जजों के बारे में कहते रहे तो इस जज के बारे में कहने में क्या हर्ज थी। लेकिन जब फैसला आ गया तो फिर अचानक इमरान खान साहब को बताया गया कि जनाब ये तो काम गड़बड़ है और उसके बाद इमरान खान साहब ने अब जंग के बाद अपने मुंह पे मुक्के मारने शुरू कर दिए। तो ये अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था तो उसके अंदर भी शुएब शाहीन साहब ने यह नुकता उठाया था कि जनाब इस जज के बारे में फैसल चौधरी साहब को पता था लेकिन फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को नहीं बताया था और इनकी ड्यूटी थी कि ये बताते कि जज बाइस्ड है और इसके खिलाफ तो फैसला हुआ है। तो उन्होंने फैसल चौधरी साहब के ऊपर डाल दिया था, जिनमें ज़ाहिर वो तो बेकसूर है बेचारे, उनका क्या कसूर था क्योंकि सिर्फ वो अकेले वकील तो नहीं है, पूरी पार्टी वकीलों की है। तो अगर फैसल चौधरी साहब को याद नहीं आया तो बाकी पार्टी कहां सोई हुई थी। उसको चाहिए था कि इमरान खान साहब को बता देते और इमरान खान साहब वहां पे एक दरख्वास्त दे देते या जो बाकी वकला थे इमरान खान साहब के वही दरख्वास्त दे देते वहां पे अदालत में कि जज साहब हमें आप कबूल नहीं है। लेकिन उस वक्त पार्टी सोई रही और अचानक अब याद आ गया इनको और जाग भी गई है। लेकिन अब इस जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तीर चल चुका है, गोली निकल चुकी है, अब इसे ना रिवर्स किया जा सकता है ना इसे वापस किया जा सकता है किसी भी जगह पे। अब तो ज़ाहिर है ये केस आपने भुगतने तो भुगतना है, ये फैसला आपके गले पड़ चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रेजेडी ये है कि इन्हें बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात इन्हें बहुत बाद में चीज़ें याद आती हैं, लेकिन उस वक्त तक रावी बहुत कुछ लिख चुका होता है। तो रावी ने यह फैसला भी लिख दिया है, अब इस फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।